हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आरडीए सारणी हमारी चल रही है और आरडीए सारणी के ही एमसीक्यू है वो आज मैं आप लोगों के साथ है वो शेयर कर रही हूँ। आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताना कि ये सारे क्वेश्चन मैंने वही बनाए हैं जो आपके पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कोई यूपी वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्योंकि होम साइंस है, वहीं पे ही टीजीटी पीजीटी हर क्षेत्र के अंदर चलती है। तो वही के ही पेपरों से मैंने ये क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो अभी तक हमने आरडीए के बारे में पढ़ा था, सारी जानकारी ली थी, उसी के अंदर आरडीए से ही संबंधित ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ है वो आज वापस शेयर कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, व्हाट इज़ PAL। ये PAL क्या है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है, ये आरडीए से ही संबंधित है। तो इसका पूरा नाम है फिजिकल एक्टिविटी लेवल। आपका बॉडी के अंदर आपकी एक्टिविटी क्या है, उसका लेवल क्या है, उससे संबंधित है। क्योंकि आरडीए है वो उसी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके शरीर का आकार क्या है, उसकी आकृति क्या है और उसका वज़न क्या है, उसी के ऊपर हमारा आरडीए है वो निर्धारित होता है। तो ये PAL है, ये फिजिकल एक्टिविटी लेवल है जो कि 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के अंदर BMI कम हो जाता है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि BMI है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स का मतलब बताया था कल कि आपके शरीर का आकार वजन है वो किस प्रकार का है, उसी के अकॉर्डिंग आपका BMR है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। BMR निर्भर करता है कि आपके शरीर का आकार वजन क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग है वो आपका BMR कम या ज़्यादा देखा जाता है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आरडीए 2020 में स्तनपान कराने वाली माँ के लिए आयरन की आवश्यकता क्या है। ये क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपके जो पूछने के टाइप होते हैं वो गर्भवती धात्री माता के ऊपर ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसकी प्रोटीन संबंधी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। एक तो नॉर्मल महिला को जितनी आवश्यकता होती है और एक आपकी जो गर्भवती माता है या धात्री माता है तो उसकी आवश्यकता कितनी बढ़ जाती है। तो ये बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसी कन्फ्यूज़न के लिए आपको गर्भवती माता पे और धात्री माता पे विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पे है कि स्तनपान कराने वाली माँ के लिए आयरन पूछा है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि जब महिला की गर्भावस्था होती है तो उस समय उसके शरीर में आयरन की मात्रा इतनी होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के शरीर में पहले से ही आयरन है वो स्थापित रहता है। इसीलिए उस समय 6 महीने तक बच्चे को बिल्कुल भी आयरन की आवश्यकता नहीं होती है और महिला को भी आयरन की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। 6 माह के बाद वाली अवस्था के अंदर उसे आयरन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माता के लिए आयरन की आवश्यकता है 16 mg है वो पर डे उसको आवश्यकता होती है। अगर बच्चा 7 से 9 वर्ष का है तो उसको 10 mg पर डे की आवश्यकता होती है। अगर लड़की 13 से 15 वर्ष की है तो उसको 17 mg की पर डे आवश्यकता होती है। ये लड़की है, लड़की के अंदर क्योंकि 13 से 15 वर्ष के अंदर लड़की में मासिक धर्म की स्थिति है वो प्रारंभ हो जाती है। इस कारण यहाँ पर 13 से 15 वर्ष में लड़की की आयरन संबंधी आवश्यकता होती है वो अधिक होती है, जबकि लड़के की आवश्यकता होती है वो कम होती है। अनाज, ये प्रश्न आपको ध्यान से देखना है, इसके अंदर 3 चीज़ें पूछी गई है। अनाज फलियों में आरडीए 2020 के आधार पर दूध की संरचना। दूध मतलब इन अनाज और फलियों के अकॉर्डिंग हमारा दूध है वो किस आधार पर होना चाहिए, उनका अनुपात है वो कैसा होना चाहिए। तो ये तो मैंने बताया है 2010 के अकॉर्डिंग और ये बताया है मैंने 2020 के अकॉर्डिंग। यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है 2020, तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2010 में इसका अनुपात क्या था। अब इसमें चेंज क्या आया है, देखिए यहाँ पर अनाज की मात्रा है वो 11 दे रखी है, फलियों की मात्रा 1 दे रखी है और इसके साथ जो दूध की मात्रा है
इन दोनों के अनुसार है वो 3 निर्धारित की है। इनका अनुपात 11:1 और 3 था 2010 में, जो कि चेंज होके क्या गया हमारा 2020 में। अब इस 11 की जगह क्या आ गया, खाली 3 आ गया। यानी अनाज अगर आप 3 इकाई ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 फलियों की लेना है और 2.5 है वो दूध की लेना है। तो ये आपका अनुपात है वो 2020 के अकॉर्डिंग है। तो आपको इन दोनों में ध्यान रखना है। 2010 में ये अनाज का अनुपात है बहुत ज़्यादा था, जिसको कम करके 3 अनुपात में ला दिया, और दूध का अनुपात है वो 3 से 2.5 के ऊपर ला दिया। तो ये आपका नया अनुपात क्या है, 3:1:2.5। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा हुआ है। अनाज, फलियां व दूध में जो इनकी संरचना का अनुपात होता है वो क्या है 2020 के अकॉर्डिंग। अमीनो एसिड की वास्तविक पाचन शक्ति के आधार पर वर्तमान दस्तावेज में पेश किया गया एक नया प्रोटीन इंडेक्स है, वो क्या है। ठीक है, तो अमीनो एसिड की वास्तविक पाचन शक्ति के आधार पर वर्तमान दस्तावेज में पेश किया गया एक नया प्रोटीन इंडेक्स पूछा है। ये नया प्रोटीन इंडेक्स क्या है आपका, DIAAS। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, DIAAS। इसका पूरा नाम है डिजेस्टेबल इंडिपेंडेबल अमीनो एसिड स्कोर। तो ये आपका DIAAS इससे संबंधित है, इसका पूरा नाम है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि अमीनो एसिड की वास्तविक पाचन शक्ति के आधार पर नया प्रोटीन इंडेक्स क्या है, और अगर ये नाम दिया हुआ हो तो इसका फुल नाम पूछा जा सकता है। तो ये आपको पूरा नाम इसका बताना है। गर्भवती महिला के लिए आयोडीन की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे गर्भवती की आयोडीन की आवश्यकता आ गई है 250 माइक्रोग्राम पर डे। ये तो गर्भवती महिला के लिए है। अगर सामान्य महिला के लिए पूछा जाए तो क्या आ जाएगा 150 माइक्रोग्राम पर डे। अगर धात्री के लिए पूछा जाए तो ये क्या आ जाएगा 280 माइक्रोग्राम पर डे। तो तीनों का आ गया, एक गर्भवती महिला का आ गया, सामान्य महिला का, गर्भवती का 250, सामान्य महिला के लिए 150, और इसके लिए धात्री महिला के लिए क्या आ गया 280 माइक्रोग्राम पर डे। अब आगे का क्वेश्चन है कि मध्यम महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता क्या है। मध्यम मतलब मध्यम क्रियाशील होती है। क्रियाशीलता के आधार पर मैंने 3 चीज़ें बताई है, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। तो यहाँ पर है मध्यम महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता क्या है। तो 46 ग्राम पर डे उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, यहाँ पे आयरन से ही संबंधित डाल दिया मैंने, ये 16 mg है पर डे आवश्यकता होती है। 10 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए 16 ग्राम mg की आवश्यकता। आपको यहाँ पे प्रोटीन पूछा है, तो 46 ग्राम प्रोटीन है वो मध्यम क्रियाशील महिला के लिए आवश्यकता बताई गई है। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की बढ़ी हुई आवश्यकता क्या है। इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि गर्भावस्था में जैसे नॉर्मल महिला को 46 है, यहाँ पे क्या बताया मैंने कि गर्भावस्था के दौरान बढ़ी हुई आवश्यकता क्या है। तो नॉर्मल तो हो गई 46 आपकी, और 22 है आपकी बढ़ी हुई प्रोटीन की आवश्यकता है। दोनों को जब मिलाया तो आपकी बढ़ी हुई आवश्यकता अब गर्भावस्था में टोटल कितनी हो गई 68 ग्राम प्रोटीन है, उसको पर डे उसके भोजन में शामिल करना है। और ये है इसकी गर्भावस्था की एनर्जी, 2200 ग्राम किलो कैलोरी प्रति डे एक गर्भवती महिला के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी की सारणी मैंने पहली RDA सारणी के माध्यम से आपको पूरा एनर्जी का बताया था। ज़्यादातर एनर्जी से क्वेश्चन आता है, फिर गर्भवती माता की प्रोटीन पूछ लेते हैं, आयरन पूछ लेता है या आयोडीन पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। एक है फोलेट की आवश्यकता है, वो गर्भावस्था में आपको बतानी है। तो ये क्या है 570 माइक्रोग्राम पर
डे इसको फोलेट की आवश्यकता होती है। अगर बॉयज है 10 से 12 साल का तो उसके लिए 220 माइक्रोग्राम पर डे आवश्यकता होगी। अगर 0 से 6 माह का बालक है तो उसको 25 माइक्रोग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होगी। तो आज हमारे ये करीब 10 से 12 क्वेश्चन है वो आपके सोल्व हुए हैं। इससे आप 15 क्वेश्चन के करीब है, इनसे बना सकते हो। क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो घुमा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए आपको एक एक बिंदु के ऊपर ध्यान देना होगा कि किसकी कितनी मात्रा किस एज वाले बच्चे के लिए आवश्यकता होती है। प्रश्न है आपका इसी तरीके से बनकर आपके सामने आता है। अब आपका मैं जो सारणी लेके आऊँगी वो आपकी भार और माप से संबंधित सारणियाँ लेके आऊँगी ताकि आप उनको याद कर लो। ये कोई नाप आपका किसी में दिखाई दे रहा है, कोई किसी में, तो जब तक आप वो सारणियाँ याद नहीं करोगे तब तक आपको ये समझने में प्रॉब्लम आएगी कि किसको माइक्रोग्राम में बताना है, किसको मिलीग्राम में बताना है, किसको आपको ग्राम में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो जैसे ही मेरी तैयार होती है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।